सुप्रभात बच्चों, बीए सेकेंड ईयर। आज हम मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय करेंगे। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी आधुनिक हिंदी साहित्य व द्विवेदी युगी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिनके आधार पर आधुनिक काल के एक काल को 1920 से 1936 तक का जिसका समय है, 1920 से 1936, जिस काल को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, उस युग के एक महान कवि है द्विवेदी युगीन कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचना करने वाले राष्ट्र कवियों में इनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी के चिरगांव में हुआ। चिरगांव में इनका जन्म हुआ। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ। इनके पिता का नाम था राम शरण गुप्त और माता का नाम था सरयू देवी। इनके पिता वैष्णव भगत थे, यानी भगवान विष्णु की पूजा करने वाले थे और इनके परिवार पर वैष्णव भक्ति का विशेष प्रभाव पड़ा। यानी मैथिली शरण गुप्त को जन्म से ही जो इनके परिवार का वातावरण था वो भक्तिमय था, तो इनको जन्म से ही ऐसा माहौल मिला जो आगे चलकर ये राम भक्त कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्हें आधुनिक युग का तुलसीदास भी कहा जाता है। आधुनिक युग का तुलसीदास कहा जाता है। आधुनिक युग के तुलसीदास कौन है? मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसीदास भी कहा जाता है, क्योंकि ये राम भक्त कवि थे और इनकी रचनाओं में राम भक्ति की जो लो मिलती है, राम भक्ति का जो जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है, इन्हीं आधार पर इन्हें तुलसीदास की संज्ञा दी गई है। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय को क्या कहा गया था? आधुनिक युग का सूरदास, उसी प्रकार इन्हें आधुनिक युग का तुलसीदास भी कहा जाता है। इनके साहित्यिक गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं, इनके साहित्यिक गुरु हैं, क्योंकि ये द्विवेदी युग के ही एक महान कवि थे, महान लेखक थे। तो इन्होंने अपना साहित्यिक गुरु किससे माना? महावीर प्रसाद द्विवेदी से। महावीर प्रसाद द्विवेदी से ये इतने प्रभावित हुए कि उनके संपूर्ण साहित्य का इन्होंने अध्ययन किया और उससे प्रभावित होकर इन्होंने अपनी रचनाओं का वर्णन किया। जो हिंदी साहित्य में रामचरितमानस को भारत का क्या कहा जाता है? भारत की बाइबल माना जाता है। भारत की बाइबल माना जाता है और रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की। और उसमें किसका वर्णन है? राम के संपूर्ण जीवन का वर्णन रामचरितमानस में। संपूर्ण जीवन का जो संस्कारित जीवन था, उनका मर्यादित जीवन था, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए राम, उनका संस्कारित जीवन और जीवन के संपूर्ण पक्षों का वर्णन रामचरितमानस में किया जाता है। और जो किसकी रचना थी? रामचरितमानस तुलसीदास की। उसी के साथ उसके बाद रामचरितमानस के बाद जो राम काव्य धारा का प्रसिद्ध ग्रंथ है साकेत,
साकेत जिसका अर्थ है अयोध्या। साकेत का अर्थ क्या है? अयोध्या। ये किसकी रचना है? साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत जिसका अर्थ है अयोध्या। और इस साकेत नामक महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के से प्रभावित होकर उनके कहने पर की गई थी। साकेत में उर्मिला के जीवन का वर्णन है। उर्मिला के जीवन का वर्णन है। साकेत जो महाकाव्य है उसमें जब राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वन में चले जाते हैं और 14 वर्ष का वनवास काटते हैं, तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला 14 वर्षों तक अयोध्या नगरी से बाहर रहती है। जिस स्थान को साकेत कहा गया है उस स्थान पर रहती है और वह भी सन्यासियों जैसा, तपस्वियों जैसा जीवन व्यतीत करती है। इस साकेत नामक महाकाव्य में उर्मिला की जो वेदना है, जो पीड़ा है, उसका वर्णन इन्होंने किया है। तो साकेत महाकाव्य 12 सर्गों में बटा हुआ है, 12 भागों में इसका वर्णन किया है। मैथिली शरण गुप्त की ये प्रमुख रचना है। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचना है साकेत, जिसे 12 सर्गों में बांटा गया है और जिसमें जो रामचरितमानस के बाद राम काव्य धारा की, यानी भक्ति कालीन राम काव्य धारा जो है, राम के चरित्र का वर्णन है, राम के जीवन का जो वर्णन है, उसका वर्णन साकेत में किया गया। उसी प्रकार दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रंथ आता है, महाकाव्य आता है साकेत, जिसकी रचना किसने की है? मैथिली शरण गुप्त ने। एक इनकी रचना है भाट भारती। भाट भारती जिसकी रचना 1912 ईस्वी में की गई थी। अब हम इनके साहित्यिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। इनके साहित्यिक गुरु का नाम क्या था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। जिनसे प्रभावित होकर इन्होंने साहित्य को अपने जीवन का विषय बनाया, साहित्य को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और ये लगातार माँ भारती के भंडार को भरते चले गए। और इन्होंने ऐसा जो गरिमा में, महिमा में काव्य लिखा, महिमा में साहित्य लिखा, जिससे लोगों को जीवन मूल्यों से परिचित करवाया। तो अब हम इनकी रचनाएं पढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं, काव्य संग्रह। काव्य संग्रह जो है रंग में भंग, रंग में भंग जो है इनकी रचना है 1909। जयद्रथवध 1910, किसान 1917, विकट भट्ट 1929, झंकार 1929, गुरुकुल 1929। ये तीनों रचनाएं 1929 में प्रकाशित हुई। किसान 1917 में, जयद्रथवध 1910, रंग में भंग 1919। भाट भारती 1912, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, विष्णुप्रिया 1957 आदि इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं, जिसमें साकेत को राम काव्य धारा की, रामचरितमानस के बाद प्रमुख पुस्तक के रूप में स्वीकार किया गया है। और भाट भारती राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत एक ऐसा काव्य है जिसने अंग्रेजों की नींव को हिला दिया था। भाट भारती रचना के आधार पर ही इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। राष्ट्र कवि की उपाधि किस रचना पर मिली थी इन्हें? भाट भारती। और ये राष्ट्र कवि की उपाधि जो इनको दी गई थी, महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि कहकर संबोधित किया। महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी। इस रचना के कारण, भाट भारती के कारण। और उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? उसमें हमारे जो उस समय हमारा देश परतंत्र था, गुलाम था,
तो देशवासियों में आत्मविश्वास, स्वाभिमान, अपने देश के प्रति प्रेम भावना आदि जगाने के उद्देश्य से उन्होंने भारत भारती काव्य संग्रह की रचना की और जिसके आधार पर इन्हें राष्ट्र कवि कहा गया। महात्मा गांधी ने इनको उपाधि दी थी और इनका साहित्यिक जीवन जो आरंभ हुआ था, साहित्यिक जीवन का आरंभ इनकी पहली कविता, प्रथम कविता कौन सी थी? हेमंत। प्रथम कविता थी इनकी हेमंत और इनका कविताएं जो इनकी रचनाएं सबसे पहले प्रकाशित हुई थी वो विश्व उपकारक नामक पत्र से इनका साहित्यिक जीवन आरंभ हुआ। साहित्यिक गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और पहली कविता कौन सी थी? हेमंत, 1909 में प्रकाशित हुई। और पहला जो समाचार पत्र था जिसमें इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई वो कौन सा था? विश्व उपकारक नामक पत्र से इनका साहित्यिक जीवन आरंभ होता है। और जिससे ये प्रभावित थे, प्रमुख कवि थे जो तुलसीदास, सूरदास, घनानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि कवियों से ये बहुत अधिक प्रभावित थे। उनके साहित्य को पढ़कर, उनके साहित्य में दिखाए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, उनके बताए गए रास्ते पर चलते हुए इन्होंने साहित्यिक रचनाएं की। इनके बाद इसके जो नाटक हैं, नाटक जो है करबला, वृत्तसंहार, मेघनाथ भट्ट, इन्होंने 40 मौलिक कृतियां लिखी। मौलिक होता है जो स्वयं की कृतियां हैं। 40 मौलिक कृतियों की रचना की, 40 मौलिक रचनाएं हैं और 6 अनुदित रचनाएं हैं। अनुदित मतलब दूसरी भाषाओं की रचनाओं का हिंदी भाषा में अनुवाद करना अनुदित रचनाएं। 40 रचनाएं कौन सी हैं? मौलिक रचनाएं हैं और 6 रचनाएं कौन सी हैं? अनुदित रचनाएं हैं। तो इनका जो साहित्य है वो बहुत विस्तृत है। अपने साहित्य के माध्यम से इन्होंने जो माँ भारती के भंडार को, माँ सरस्वती के भंडार को भरते गए और लोगों में राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति जो उन्होंने देश प्रेम की भावना उत्पन्न की अपने काव्य संग्रह के माध्यम से, जिसमें आगे चलकर हमारे देश को आजाद कराने में लोगों की प्रमुख भूमिका रही। इसके बाद आता है मैथिली संगुप्त की साहित्यिक विशेषता। अब हम इसकी साहित्यिक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। मैथिली संगुप्त की साहित्यिक विशेषता। सबसे पहले तो ये राष्ट्र कवि थे, राष्ट्रीय चेतना के कवि, राष्ट्रीय चेतना के कवि। क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इन्होंने जो एक रचना लिखी थी भारत भारती 1912 में, उसके आधार पर इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि मिली थी। और इन्हें उसी रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि देने के कारण और लोगों में राष्ट्रीय चेतना की भावनाओं को उजागर करने के कारण, उद्गार करने के कारण ये राष्ट्र कवि कहा गया था। तो इन्होंने अपने साहित्य में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत जो राष्ट्रीय साहित्य लिखा, जिससे पढ़कर लोगों के मन में अपने देश के प्रति जो प्रेम भाव उत्पन्न हुआ, अपने देश को आजाद कराने का जो जज्बा उनमें उत्पन्न हुआ और जो उनके अंदर अपने देश में जो अंग्रेजों का शासन था उनको अपने देश से भगाने की जो इच्छा उत्पन्न हुई, वो उसी भावनाओं के आधार पर इन्हें राष्ट्र कवि कहा गया। इन्होंने भारत भारती जो रचना है उसमें कहा था अपने देश की जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, जो हमारा अतीत है, उसका गौरवगान क्या था। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, यानी मैथिली संगुप्त
जी कहते हैं कि हमें, हे भारतवासियों, हे देशवासियों, हमें हमारे अतीत में जाना चाहिए, हमारे अतीत को देखना चाहिए कि हम कौन थे। हम जगत गुरु कहलाए थे, भारत को जगत गुरु कहा गया था। हम कौन थे? हम स्वावलंबी थे, दूसरों को उपदेश देने वाले थे, दूसरों का मार्गदर्शन करने वाले थे। क्या हो गए और आज हम खुद बंधनों में, बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, परतंत्रता के, गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, परतंत्र हैं। और क्या होंगे अब यदि हम ऐसे ही सोए रहे, अपने देश के लिए हम नहीं उठे और अपने देश को आजाद कराने का हमने संघर्ष नहीं किया, अंग्रेजों को नहीं अपने देश से भगाया, तो हम आगे क्या होंगे? तो ये राष्ट्रीय चेतना के प्रमुख कवि थे। दूसरा है इनका अतीत का गौरवगान। अतीत का गौरवगान। इन्होंने अपने साहित्य में हमारे भारत के अतीत का वर्णन किया है कि किस प्रकार हमारा जो भारत था वो कितना गौरवशाली था, हमारा, हम समृद्धशाली थे और हम दूसरे लोगों की सहायता करते थे, मानवतावादी हमारा दृष्टिकोण था। और इन्हीं आधारों पर आज हम क्या हो गए हैं? आज हम शेर की मांद में आज सियार ने आकर अपना कब्जा जमा लिया है। तो राष्ट्रीय अतीत का वर्णन करते हुए लोगों के अंदर इन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं का विकास किया। सांस्कृतिक चेतना की कवि, सांस्कृतिक चेतना के कवि मैथिली गुप्त ने अपने साहित्य के माध्यम से जो हमारी सभ्यता व संस्कृति है, हमारे मानवीय मूल्य है, हमारी संस्कृति को उजागर किया, हमारे मानवीय मूल्यों का जिक्र किया कि हमारी संस्कृति क्या है और हमें किस प्रकार दूसरे लोगों के लिए भी वह प्रेरणादायी है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है और वो हम जो है हमारी सभ्यता व संस्कृति से परिचित नहीं है। हमारे सभ्यता व संस्कृति का अनुसरण विदेशों में किया जाता है, लेकिन आज हम इतने दुर्बल बन गए हैं, आज हम इतने कायर बन गए हैं कि हम दूसरों को उपदेश देने की बजाय दूसरों की गुलामी को सहन कर रहे हैं। तो अपनी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने सांस्कृतिक चेतना का वर्णन किया और हमारी सभ्यता व संस्कृति का जो गौरवशाली पक्ष है, हमारी सभ्यता व संस्कृति दूसरे देशों के लिए अनुसरणीय है, उनका अनुसरण किया जाता है और उनकी जो महानता का जिक्र किया जाता है बार बार। दूसरे देश भी हमारी महानता का जो लोहा मानते हैं, उनका वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। नारी के प्रति दृष्टिकोण, नारी के प्रति दृष्टिकोण। मैथिली गुप्त ने अपने साहित्य में नारी को बहुत महिमामयी दर्शाया है, उसके गौरव का, उसके स्वाभिमान का, उसकी वीरता का वर्णन किया है। इन्होंने साकेत रचना के माध्यम से, जो साकेत इनका प्रमुख महाकाव्य है, रचना के माध्यम से उर्मिला की जो त्याग की भावना है, उर्मिला की त्याग भावना का जिक्र करके उर्मिला को एक महान नायिका के रूप में, एक महान स्त्री के रूप में चित्रित करके भारतीय स्त्री के मानवीय गुणों का, भारतीय स्त्री के स्वाभिमान का जिक्र साकेत नामक काव्य संग्रह में किया है। यानी साकेत नामक काव्य संग्रह के माध्यम से इन्होंने नारी के जो गुण होते हैं, नारी के दिव्य अलौकिक गुणों का जिक्र किया है कि किस प्रकार नारी जो अपने नारी त्याग करती है और अपने बलिदानी भाव के कारण वह विश्व में माँ का दर्जा जो उनको दिया गया है, उनको जो गौरव में स्थान दिया गया है, उसकी वो सच्चे अर्थों में अधिकारिणी है। एक इनकी रचना है यशोधरा, जो 1932 में प्रकाशित हुई थी। इस रचना के माध्यम से भी इन्होंने, इस काव्य के माध्यम से भी इन्होंने नारी के जीवन का वर्णन किया है कि यशोधरा जो गौतम बुद्ध की, महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी थी, वो भी अपने त्याग भाव का, अपने बलिदान का वर्णन यशोधरा करती है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, इन पंक्तियों के माध्यम से, सखी वे मुझसे कहकर जाते तो क्या मुझे अपनी पथ बाधा ही पाते। यशोधरा को बड़ा दुख होता है कि महात्मा बुद्ध उनको सोए हुए छोड़कर चले गए, इसलिए वह कहते कि यदि वो मुझे बताकर जाते तो क्या मैं उसके रास्ते की बाधा बनती, यानी मैं उन्हें प्रेरित करती, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उनका सहयोग करती और मैं कभी भी उसके रास्ते में रुकावट नहीं डालती।
इसलिए उसे बड़ा दुख होता है कि वो मुझे बताकर नहीं गई। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंखों में दूध, आंचल में दूध और आंखों में पानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। मैथिली संस्कृत कहते हैं कि कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में एक स्त्री जो दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत होती है, प्रेरणादायक होती है, त्याग भावना से, दया भावना से, सहिष्णुता से आदि से ओतप्रोत होती हैं, लेकिन उसके आंचल में दूध होता है, भरण पोषण करती है, पालन पोषण करती है और हमेशा उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके साथ अन्याय किया जाता है, उस पर अत्याचार किए जाते हैं और जिसके कारण वह सभी दुखों को, सभी वेदनाओं को अपने शरीर पर झेलती रहती है, अत्याचार का के सामने भी मौन हो जाती है और अपने परिवार के लिए त्याग करने के लिए तत्पर रहती है। ये सभी वस्तुएं, ये सभी चीजों का जिक्र इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। मानवतावादी दृष्टिकोण, मैथिली संस्कृत के साहित्य में मानवतावादी भावनाओं का, मानवतावादी दृष्टिकोण, मैथिली संस्कृत के साहित्य में मानवतावादी भावनाओं के दर्शन होते हैं। किस प्रकार उन्होंने मानवीय भावनाओं का, मानवीय संवेदनाओं का, दिव्य गुणों का, मानवीय गुणों का जिक्र किया है कि भारतवासी किस प्रकार जो है दूसरे लोगों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं और अपने साहित्य के माध्यम से उन्होंने लोगों में मानवीय मूल्यों का वर्णन किया है कि जो हमारा मानवता है उसको अपनाते हुए उन्होंने सत्य व अहिंसा के रास्ते पर चलकर अपने देश को आजाद कराने के लिए प्रेरित किया है। गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा, मैथिली संस्कृत ने अपने साहित्य में गांधीवादी विचारधारा को स्थान दिया है। महात्मा गांधी से वे विशेष रूप से प्रभावित थे और महात्मा गांधी को जो सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने का जो उनका नियम था, उन्हीं का अनुसरण करते हुए उन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से देशवासियों को सत्य के मार्ग पर चलते हुए, अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए और मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अपने स्वाभिमान के लिए अत्याचारों का सामना करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रकृति प्रेम, हर कवि प्रकृति से प्रेम करता है और प्रकृति जो, जैसे प्रकृति तो आम व्यक्ति का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और कवि क्या होते हैं, सहृदय होते हैं, भावुक होते हैं और उनका तो प्रकृति से अभिन्न नाता होता है, उनको प्रकृति से अलग नहीं किया जा सकता। प्रकृति उनके साहित्य का एक अभिन्न अंग मानी जाती है क्योंकि प्राकृतिक साहित्य प्रकृति का वर्णन करने के बिना कोई भी रचनाएं क्या होती हैं, निरस होती हैं, फीकी होती हैं। तो मैथिली संस्कृत ने अपनी रचनाओं में प्रकृति का वर्णन किया है कि किस प्रकार प्रकृति जो है मनुष्य के जीवन को, वातावरण को हरा भरा करती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भाषा जो है इनकी खड़ी बोली है, भाषा शैली खड़ी बोली के माध्यम से, भाषा के माध्यम से इन्होंने साहित्य को एक प्रमुख स्थान दिया। इन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया है और खड़ी बोली को एक साहित्यिक भाषा के रूप में दर्जा देने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उस समय जो भाषा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा आदि पर जो बार बार व्यंग्य किया जाता था, तो खड़ी बोली उस समय जो साहित्यिक रूप धारण नहीं कर पाई थी, मानक भाषा के रूप में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में मैथिली संस्कृत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पुरस्कार जो है इनके, हिंदी साहित्य सम्मेलन में, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने इन्हें मंगला प्रसाद प्रियतोषिक, मंगला प्रसाद प्रियतोषिक से नवाजा और साहित्य अकादमी ने भी इन्होंने जो
साहित्य अकादमी ने भी इन्हें पुरस्कृत किया है और अनेक रचनाओं पर इन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। 1864 को, सन 1864 को ये माँ भारती के महान कवि, राष्ट्र कवि चिरनिद्रा में लीन हो गए और इस नश्वर संसार को छोड़कर चले गए।